नमस्कार दोस्तों, गायत्री नर्सिंग क्लासेस में मैं विनोद कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत श्री अकाल, नमस्ते करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट हुए हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। ये इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चन है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द बॉडी मतलब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है। तो जो जितने भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनके अलग अलग पैरामीटर्स वो अलग अलग होते हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए, जिनको हम डेली बेस पे याद रखेंगे, डेली रूटीन में याद रखेंगे। रूटीन में याद रखेंगे तो हमें वो अपने टिप्स पे याद हो, फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, हमारे टिप ऑफ टंग पे रहेंगे, तो हम भूल नहीं पाएंगे उनको। तो इनकी ये जो कुछ वैल्यू दे रखी है नीचे, इन वैल्यू के बाद पता करते हैं कि कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। क्या 135 टू 145 मिलीलीटर पर लीटर। सेकंड ऑप्शन है इसका 3.5 टू 5.0 मिलीलीटर, 8.6 टू 10 mg पर डीएल, 2.7 टू 4.5 mg पर डीएल। तो कैल्शियम पूछा है यहाँ पर, तो 135 टू 145 मिलीलीटर ये वैल्यू सोडियम की होती है। सीरम सोडियम का लेवल होता है, उसमें ये वैल्यू 135 टू 145 मिलीलीटर सोडियम की वैल्यू है। तो इस ऑप्शन कैल्शियम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 3.5 टू 5.0 मिलीलीटर, ये किसकी है? पोटेशियम की वैल्यू है। इसमें ये पोटेशियम का लेवल अपने ब्लड सीरम लेवल में जो पोटेशियम का लेवल होता है वो 3.5 टू 5.0 होता है। और नेक्स्ट है 8.6 टू 10 mg पर डीएल। हाँ, 8.6 टू 10 mg पर डीएल ये कैल्शियम का नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल है, इसकी ये वैल्यू होती है। कैल्शियम क्या करता है बॉडी के अंदर? कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? कैल्शियम जब बॉडी में 8.6 टू डाउन चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है 8.6 से, तो बॉडी के अंदर कम आने लग जाता है, जिससे कैल्शियम का पता चलता है कि कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू से कैल्शियम डाउन हो गया, तो हमें कैल्शियम इनटेक करना चाहिए। तो कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू जैसे इसमें क्या होता है कि मैं पहला साइन जो दो साइन बता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार बार रिपीट हुए हैं, जिनके बारे में पूछा गया है आपको, वो दोनों साइन आप याद रखना। जब हाइपोकैल्सीमिया होता है मतलब 8.6 मिलीलीटर पर लीटर से यदि कैल्शियम डाउन चला जाता है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया से क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया से क्या होता है कि बॉडी पे जब हम अपना फेशियल मसल्स है ना, फेशियल मसल को ईयर के सामने बिल्कुल यहाँ टैप करते हैं, तो हमारे फेशियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम चोवस्टिक साइन। क्या बोलते हैं? चोवस्टिक साइन, जो कि बार बार पूछा गया है। चोवस्टिक साइन वो साइन होता है जो फेशियल मसल को ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको चोवस्टिक साइन को याद रखना। किसका साइन है ये? इसका साइन है हाइपोकैल्सीमिया का। ठीक है, दूसरा साइन कौन सा है? दूसरा साइन कैल्शियम की कमी के कारण दूसरा साइन कौन सा आता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है? टॉन्सिल साउंड वो साइन होते हैं जिसमें हम जब बीपी लेते हैं किसी पेशेंट की बीपी लेते हैं, तो जैसे बीपी कफ अप्लाई करते हैं हाथ के ऊपर, प्रारंभ में बीपी कफ को अप्लाई किया और एयर देते हैं उसके अंदर, बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे हम सिस्टोलिक बीपी के को ऊपर जाते हैं, थोड़ी देर फ्यू मिनट्स के लिए अप्लाई वो रहता है, उसके बाद में हमारा हाथ ना ऐसे बेंड होने लग जाता है इस टाइप से। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा हाथ इस टाइप से बेंड होने लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि साइन किसके? हाइपोकैल्सीमिया है, तो कैल्शियम को इनटेक करना चाहिए। तो इसका तो हम चोवस्टिक साइन की बात कर रहे हैं ना, हाइपोकैल्सीमिया का साइन होता है। हाइपोकैल्सीमिया साइन कौन सा होता है? चोवस्टिक साइन। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड सीरम लेवल में डाउन चला जाता है और डिक्रीज हो जाता है 8.6 लीटर से, तो क्या साइन आता है? चोवस्टिक साइन। तो ये है चोवस्टिक साइन। इसमें क्या होता है, जब हम ईयर के सामने बिल्कुल फ्रंट ऑफ द ईयर, जैसे यहाँ पर अपनी फेशियल मसल स्वैप करेंगे तो यहाँ
चोस्टिक स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऐसे से ट्विस्ट करने लग जाता है, इसको चोस्टिक साइन बोलते हैं, जो हाइपोकैल्सिमिया का मेन साइन है। सेकंड साइन है क्राउज़ियस साइन, इसमें क्या होता है, बीपी का, जब हम बीपी को मेजर करते हैं तो बीपी का अप्लाई करते हैं, तो बीपी का अप्लाई करने के बाद जब उसको ब्लड किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी देर उसको बीपी का अप्लाई करके रखने के बाद अपना हैंड है जो इस तरह से बेंड होने लग जाता है, ये भी एक जो उसको बोलते हैं क्राउज़ियस साइन। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपोकैल्सिमिया का साइन कौन सा है, तो आपको ये दोनों साइन याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर डे इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम स्किन। इनसेंसिबल लॉस क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेंसिबल लॉस और इनसेंसिबल लॉस क्या होता है। इनसेंसिबल और सेंसिबल, पहला तो इनसेंसिबल लॉस क्या होता है, दूसरा कौन सा, सेंसिबल। ये दो प्रकार के फ्लूइड लॉस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, सेंसिबल और इनसेंसिबल। तो हमें जब हम इंटेक करते हैं, पहला जब फ्लूइड को हम इंटेक करते हैं तो डेली फ्लूइड को कितना इंटेक करते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जितना रोजाना जो वाटर को इंगेज कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें फ्लूइड डेली हम इंटेक कितना कर रहे हैं। जैसे इंटेक करते हैं वैसे हमारी बॉडी फ्लूइड को पास भी करती है, एक्सक्रीट आउट भी करती है, ठीक है। तो इनसेंसिबल लॉस और सेंसिबल लॉस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले फ्लूइड का उदाहरण बता रहा हूं मैं, इंटेक कितना करते हैं, एक इंटेक हो गया, एक आउटपुट हो गया। जितना इंटेक करेंगे क्योंकि जब उतना ही हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट भी करती है। तो जैसे हम इनपुट आउटपुट चार्टिंग करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि हमने पेशेंट को कितना फ्लूइड दिया है, इस फ्लूइड ने कितना एक्सक्रीट आउट किया है, तो ये चीजें इसलिए मेंटेन की जाती है। ये बॉडी में अपने आप भी चलता है सिस्टम। तो हम डेली जो वाटर लेते हैं वो 1200 से 1500 ml डेली लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ गया फूड। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं उसके अंदर हमें भी फ्लूइड मिलता है। जैसे 800 से 1100 ml फ्लूइड हम एक बार खाना खाएंगे तो उसमें से हमें फ्लूइड कितना मिलेगा, 800 से 1100 ml, ठीक है। फिर जो हमारा मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी हमें फ्लूइड मिलता है, उसमें कितना मिलता है, 300 ml। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 1500, 500, 600, 300, 900, ठीक है। एक दो टोटल हो गया 2900 ml पर डे। हम 2900 ml मतलब 2900 ml 2900 ml फ्लूइड को इंटेक करते हैं। अब आउटपुट कितना देते हैं, आउटपुट कितना देते हैं, देखो आउटपुट देते हैं क्या है, पहला है यूरिन आउटपुट, सबसे ज्यादा यूरिन से, यूरिन कितना 1500 ml, हम डेली 1500 ml यूरिन को पास आउट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लंग्स। लंग्स के थ्रू हमारे कितना फ्लूइड लॉस होता है, 400 से 600 ml, 400 से 600 ml के बीच में फ्लूइड का लॉस होता है। तीसरा हमारा स्वेटिंग डायफ्रोसिस होता है, जैसे स्वेटिंग होती है उससे हमारा फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। तो स्किन से कितना फ्लूइड लॉस होगा, 600 से 800 ml, ठीक है। और फिर जो एक बार फिकल पास करने से, स्टूल पास करने से भी फ्लूइड का लॉस होता है, तो उसमें भी हमारा कितना है, लगभग 100 ml। एक बार स्टूल पास होता है तो 100 ml फ्लूइड लॉस होता है। तो ये कितना हो गया, 1500, 600, 2100 और 800, 2900, ये लगभग 3000 हो गया, 3000 ml। तो मतलब लगभग इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंसिबल इनसेंसिबल लॉस के बारे में पूछा है। इनसेंसिबल लॉस किसकी, इनसेंसिबल लॉस स्किन के बारे में, स्किन से हमारा फ्लूइड कितना लॉस होता है। तो मैंने बताया था कि 100 ml फ्लूइड जब हम एक बार स्टूल पास करते हैं उसमें 100 ml फ्लूइड लॉस होता है, तो ये तो इनसेंसिबल लॉस नहीं है। इनसेंसिबल लॉस वो होते हैं जो हमें पता ना चले, जैसे मतलब
पसीना आ गया, कितना फ्लूइड लॉस है ये तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि यूरिन को तो मेजर कर सकते हैं उसको कितनी क्वांटिटी में आया, लेकिन ये नहीं पता चलेगा इनसेंसिबल लॉस का, क्योंकि स्किन से स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि उसको नाप लेंगे तो हमारे जो स्वेटिंग हो रही है उसको, तो इसमें ये नहीं है, ये 100 ml नहीं है। सेकंड क्या है, 400 से 600 ml, 400 टू 600 ml। तो मैंने यहाँ बताया था कि 400 टू 600 ml किसका है, लंग्स का। जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेशन के थ्रू, जब सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी सांस से जैसे स्टीम निकलती है, ऐसे स्टीम निकलती है ना, तो वो इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का, ठीक है, उसे बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस, जो हमें पता ना चले, जिसको हम मेजर ना कर सके। बी ऑप्शन है इसमें 400 टू 600, ये है लंग्स का, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया बार। थर्ड है 1500 ml। मैंने यहाँ बताया कि हम डेली यूरिन आउटपुट 1500 ml यूरिन आउटपुट एक्सक्रीट करते हैं, तो ये इसका ऑप्शन है किडनी का, ठीक है, किडनी से क्या होता है, यूरिन आउटपुट, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 600 टू 800 ml। जो हमारी स्किन से क्या होता है, जो इनसेंसिबल लॉस होता है, वो राइट आंसर है 600 टू 800 ml। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, इसमें से एक आधा क्वेश्चन, तीनों चारों पैरामीटर्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर होता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमारे, उसके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को कौन डिटरमाइन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर को ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। बॉडी के अंदर दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, जो आने वाले समय में हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक चैप्टर अच्छा सा लेंगे जिसमें बताएंगे कि ऑन्कोटिक प्रेशर कितना होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है। तो अब यहाँ बात करें एक बार, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन द ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब कौन सी चीज है जो हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन भी क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये आंसर ऑन्कोटिक प्रेशर का नहीं है, क्योंकि ग्लोबुलिन्स जो होते हैं हमारे एंट्रेंस इफेक्टर में कहीं ना कहीं काम आते हैं। ग्लोबुलिन का काम किसी इन्फेक्शन को रोकने का काम शायद तक हो सकता है, ये ग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता इसका। हिम का मतलब ये आरबीसी के अंदर जो हिम का लेवल होता है, हीमोक्रेटिक लेवल चेक करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या आता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो टोटल ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13। याद रखना, हमारे ब्लड के अंदर जो टोटल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो 13 होते हैं, 13, ठीक है। तो इनमें एक प्रोथ्रोम्बिन भी होता है जो उसको सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, इसको क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड के नाम से जाना है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन करना। जब हमारी जैसे वेन की रप्चर हो जाती है, जैसे ये वेन है, ठीक है, ये वेन है, इस वेन में क्या जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड में क्या है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो कौन ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कौन करता है, जैसे यहाँ से ये ब्लड, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चोट लगने के बाद या किसी तरीके से कोई ट्रॉमा हो गया, तो ये यहाँ से ब्लड, यहाँ से क्या हुआ, ट्रॉमा होने के बाद यहाँ से क्या ब्लड बाहर निकलने लग गया, ठीक है, बाहर निकलने लग गया, तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, एग्रीगेट होती है, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। जब किसी डेंगू के पेशेंट में ब्लीडिंग क्यों होती है पता है, क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो डाउन चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ से हिस्सा में रिलीज होता है, जहाँ से ये प्लेटलेट्स होती है वो आके एडियर हो जाती है, यहाँ पर ये इकट्ठी हो जाती है प्लेटलेट्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है, हमारे जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो हमारे लीवर के अंदर बनते हैं। लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका बहुत बड़ा काम हमारी बॉडी में, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो, जिसके अंदर 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। तो उसमें से एक क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, लेकिन ब्लड के अंदर जब क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं तो वो उसके ऊपर ये जो प्लेटलेट्स यहाँ इकट्ठा हो जाती है ना, ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स इकट्ठी होगी एक जगह,
क्योंकि इनका काम ब्लीडिंग को रोकना है। तो अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स तो अपने आप इकट्ठी हो गया, ढेर होगी, लेकिन उसके ऊपर जो मेश, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, देखा है मछली पकड़ते हुए, कभी देखा है मछली पकड़ते हुए, देखा है ना, तो जैसे जाल फेंकते हैं वैसे क्लोटिंग फैक्टर का काम भी जाल फेंकना है। जैसे प्लेटलेट इकट्ठी हुई उसको पता चलता है कहीं ना कहीं चोट लगे तो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो जहां प्लेटलेट इकट्ठी होती है वहां पर ये जाके ये अपना मेश अप्लाई कर देता है, जिससे थोड़ी देर बाद थ्रोम्बस बन जाता है और ऐसे ब्लीडिंग रुक जाती है। ये प्रोसेस मैकेनिज्म है ब्लीडिंग को रोकने का। तो ये प्रोसेस मैंने बताया ब्लीडिंग रोकने का, लेकिन इसमें प्लाज्मा प्रोटीन को मेंटेन करके कौन रखता है? जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है? इसका राइट आंसर है डी, एल्बुमिन। एल्बुमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एल्बुमिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका काम ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना होता है। तो ये इस क्वेश्चन का था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे क्वेश्चन आपको समझ आए तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे हमारा अंदर से हमें ऐसे लगे कि हमारे लिए कोई लाइक कर रहा है। तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है। तो ये बात जरूर करना कि एक लाइक और एक शेयर जरूर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिजिशियन ऑर्डर ओरल एज वेल एज नेचुरल सक्शन टू ए क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट। जैसे हम कोई चीज को खा रहे हैं जैसे, तो वो उसको हम जैसे निगल रहे हैं तो निगलने में प्रॉब्लम आती है, बार बार हमारे गले में आके रुक जाती है, हमें ऐसे लगता है जैसे पानी वगैरह पीना चाहिए। तो वो बार बार ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट को हो रही है, किसी इंडिविजुअल को हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग मतलब निकलने में प्रॉब्लम आने को डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है डिस्पेप्सिया। इसमें क्या होता है कि जो इंडाइजेशन होता है, जिसको आम भाषा में अपच भी बोल देते हैं। जैसे हमारे गैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है कि किसी प्रकार का ऐसे गैसेस का बनना, हार्ट बर्निंग होना, ये डिस्पेप्सिया में आती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इंडाइजेशन हो पेशेंट जो किसी को कोई भी इंडिविजुअल है उसको इंडाइजेशन बोलते हैं, उसको हम मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। थर्ड है डिस्निया। ठीक है। फोर्थ है यूपनिया। तो इसको यूपनिया किस नाम से किसके लिए जानते हैं? ये यूपनिया वर्ड है जो नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है। हम जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूपनिया के नाम से। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डिस्निया। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डिस्निया। और राइट ऑप्शन है इसका सी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि किसको किस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये इन टर्म्स के बारे में भी कभी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पुट होते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी ऑक्सीजन इन द टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं या उसको किस टर्म से, उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें साइनोसिस। पहला ऑप्शन है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? जैसे ही ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो कैपेसिटी वो डाउन हो जाती है। तो क्या होता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होगा तो टिश्यू के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया। टिश्यू के अंदर कम होगा तो क्या होगा? वहां पर साइनोसिस होगा। साइनोसिस को क्या बोलते हैं? ब्लूइश डिस्कलरेशन। जब ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम होता है तो क्या होता है? टिश्यू तक भी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती जितनी अमाउंट टिश्यू को जरूरत होती है। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो पहले ऑक्सीजन सेल के पास जाएगी, सेल से टिश्यू के पास जाएगी, तो टिश्यू के पास जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो इससे क्या होता है? वहां पर साइनोसिस क्रिएट हो जाता है। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। वहां पर स्किन है, वहां पर क्या होता है?
वो नीली नीली पड़ने लग जाती है, जैसे नीली हो जाती है, ठीक है, ब्लूइश हो जाते हैं, नीला कलर हो जाता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज नोन टू साइनोसिस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, जहां पर ईमिया वर्ड लग जाता है ना, ईमिया उसका मतलब होता है ब्लड, जहां भी पीछे ईमिया वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है ब्लड। तो हाइपोक्सीमिया, हाइपो मतलब कम, ऑक्सीजन कम, कहां पर कम, ब्लड के अंदर कम। तो हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना, नॉन टू हाइपोक्सीमिया। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इसका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात, हाइपोक्सिया। राइट आंसर इसका सही है सी, क्योंकि जो टिश्यू के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की कमी, टिश्यू के ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होना, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिया। इसका राइट आंसर रहेगा सी, हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा कि ऑक्सीजन के अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू नॉन टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आज एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए, एबीजी। एबीजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि एबीजी क्या होती है। एबीजी, ठीक है, एबीजी, एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड केस एनालिसिस बोलते हैं उसको। जब हम आर्टरी से, हमारी आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी, कई बार डॉक्टर उसमें से ब्लड को लेते हैं, उसका सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो किस लिए भेजते हैं कि वो हमारी जो हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन है, जो हमारे जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, SO3 का, ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए, पीएच का लेवल चेक करने के लिए, ये पैरामीटर्स को चेक करने के लिए एबीजी का एनालिसिस किया जाता है। उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एबीजी करते वक्त जो हम सिरिंज यूज करते हैं वो सिरिंज क्या होनी चाहिए, हेपेराइज होनी चाहिए, ठीक है। हेपेराइज सिरिंज का यूज करते हैं क्योंकि आर्टरी और वेन के अंदर क्या फर्क होता है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जैसे ब्लड के अंदर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 का लेवल चेक करने के लिए और पीएच, ब्लड के पीएच को लेवल चेक करने के लिए एबीजी टेस्ट करते हैं। तो एबीजी टेस्ट में सबसे पहले हमें एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट का ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन, एलन टेस्ट किस में किया जाता है, एलन टेस्ट का यूज किस में किया जाता है, एबीजी के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, एलन टेस्ट के बारे में पूछा गया है। एलन टेस्ट क्या होता है, जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक है, तो इस हाथ के ये रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी होते हैं, इनको यहाँ से प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद इनको ऐसे 2-3 बार हाथ करने के बाद यहाँ से इधर से एक बार रेडियल को फ्री किया जाता है या दूसरी बार इस अल्नार को छोड़ दिया जाता है, जिससे चेक करते हैं रेडियल आर्टरी का जो फ्लो है या आर्टरी का सर्कुलेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि जब हम सैंपल लेते हैं तो आर्टरी के अंदर क्या होता है कि क्लॉट बनने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो जिससे क्या है हमारे आगे हाथ की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो क्या होगा, हाथ को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो उससे क्या होता है, हमारे हैंड के अंदर नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एलन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि एबीजी के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखना एलन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं। पीएच किसका, ब्लड का। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45, मतलब 7 से 7.35 से लेके 7.45 तक का नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का। ये पीएच ब्लड का चेक किया जाता है। यदि पीएच 7.35 से नीचे चला जाता है तो क्या होता है, एसिडोसिस। और यदि 7.45 से ऊपर चला जाता है तो इसको बोलते हैं अल्कोलिसिस, ठीक है। तो एसिडोसिस और अल्कोलिसिस ये अपने आप में अलग अलग चैप्टर हैं,
इसको एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं। आगे ये पढ़ेंगे तब इनके बारे में पूरा पता चलेगा, लेकिन आज ये छोटी सी जानकारी है एबीजी के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमें नॉर्मल पैरामीटर्स यदि हमारे ध्यान में रहेंगे तो आसानी से ये बात पता लगा सकते हैं एबीजी टेस्ट देख के कि इस पेशेंट के अंदर एसिडोसिस है या अल्कोलिसिस। तो पीएच को देख के हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर एसिडोसिस है या अल्कोलिसिस है। सेकंड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। तो जो हमारे आर्टेरियल जो ब्लड गैस होती है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका नॉर्मल लेवल होता है 35 टू 45 mmHg, ठीक है। उसमें HCO3 का लेवल कितना होता है? HCO3 का लेवल 21 टू 28 mmol होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है? 80 टू 100 mmHg होता है। तो ये पैरामीटर है एबीजी के जो आप ध्यान रखना। तो ये पैरामीटर बहुत ही जरूरी है यदि आपको एसिड बेस बैलेंस समझना है तो, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस समझने के लिए ये पैरामीटर आपको याद करने पड़ेंगे। यदि ये पैरामीटर आपको याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भी ध्यान में रखना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही समझ आया होगा। और अच्छे से हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद। गायत्री नर्सिंग क्लासेस को आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।